हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ और ये हमारे बारे में डिटेल है यहाँ पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे VVG रामजी एक्ट। इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत हाईली चांस है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये योजना हमारी जो जो हमारी मनरेगा योजना थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो थी, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इससे, वह योजना इससे रिप्लेस कर दी गई। यानी वो 2005 में जो आई थी वो रिप्लेस कर दी गई है VVG रामजी से। ठीक है, तो यहाँ पे 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जो कि 2025 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि एक्ट बनाया गया है इसके ऊपर। ठीक है, और दूसरा हम एक आप आज के वीडियो में कवर करेंगे खेत बचाओ अभियान के बारे में। ठीक है, ये भी एक हमारा अभी रिसेंट का टॉपिक है, जो कि 1 जून से लेके एक हमारा अभियान चला था कृषि मंत्रालय द्वारा, तो वहां से एक खेत बचाओ अभियान के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा QR कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं फॉर द PDF के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या पूछा था। तो दोस्तों, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लो आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन आया होगा, और अभी भी एग्जाम में अगर आप इसको नहीं पढ़ के जाते तो कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ याद नहीं होती आसानी से। तो देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, यानी मनरेगा जिसको बोलते हैं आप, उसमें कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए 100 दिन का मिलता है। लेकिन अब यह योजना जो थी, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अब क्या हो गई है, रिप्लेस हो गई है, यानी कि बदल दी गई है और VVG रामजी के नाम से आ गई है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स इसके चेंज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास, जैसा कि मैं आपको पता है, PIB से ही कवर करता हूँ, तो हमारे पास PIB का ही सोर्स है, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन भी आएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो हमारी योजना है हमारी किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। इतना आप याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए, हम इसके बारे में देखते हैं। ये हमारी जो जी राम जी एक्ट है हमारा, VV यानी विकसित भारत जी राम जी एक्ट जो है 2025 में हमारा बनाया गया है, रिप्लेस, जो कि रिप्लेस करता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, रिप्लेस करता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को, जो कि 2005 में बनाया गया था। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो है ना, मनरेगा जो है रिप्लेस हो गई है, तो मनरेगा के बारे में नहीं पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन। ये हो सकता है, अगर उतना मैच्योर टीचर नहीं बना रहा पेपर, तो हो सकता है पूछ भी ले, लेकिन नहीं पूछेगा। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, ए जी राम जी के ऊपर पूछेगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको एक स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया है, यानी कि संवैधानिक मतलब आपको दर्जा दे दिया है इस योजना को, जो कि विकसित विकसित भारत 2047 को ध्यान में रख के उसी के फ्रेमवर्क को अलाइन करता है। इसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बनती है, कि यहाँ पे जो आपका जो रोजगार मिलता है, यानी एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो मिलती है, 125 दिन के लिए मिलती है। लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आया था कि मनरेगा में कितने दिन के लिए मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए 100 दिन के लिए थी वहाँ पे। यहाँ पे कितने दिन के लिए है, 125 दिन के लिए। देखते, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, किसको देना है, रूरल हाउस होल्ड को, जो कि स्ट्रेंथन करता है इनकम सिक्योरिटी को। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पे, जो वेज एम्प्लॉयमेंट होते हैं, मतलब जिनको वेज मिलेगा, डेली वेज की बेस में काम करेंगे विद द ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे 4 प्रायोरिटी एरिया है, और 4 क्या प्रायोरिटी एरिया है, हम उनको आगे हम वीडियो के अंदर देखेंगे फाइल में ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये जो हमारा स्ट्रेंथन करता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को। आपको बता देता हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब होता है कि जो स्कीम हमारी वहाँ से चलती है, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो एक हमारी सेंट्रल को फिर क्या होता है कि जो हमारे ग्राम पंचायत होते हैं, तो ग्राम पंचायत क्या करते हैं, उनमें उनकी पावर होती है ग्राम पंचायत में और गांव के लोगों की, तो इसका मतलब होता है वो डिसेंट्रलाइज करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है थ्रू द विकसित ग्राम पंचायत प्लान के थ्रू, एंड आल्सो इसमें क्या होता है तुम्हारा, नेशनली इंटीग्रेटेड थ्रू द विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक्स, यानी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, खासकर विकसित भारत जो 2047 का हमारा मिशन है, उसके तहत जो हमारा विकसित भारत डेवलप हो रहा है, उसमें आपको उसको अलाइनमेंट कर को देखते हुए उसी के क्षेत्र में आपको कुछ काम यहाँ पे, ये जो हमारी VVG राम योजना है, इसके तहत दिए गए हैं। ठीक है, ये क्यों डिबेट में थी, क्यों अपोजिशन पार्टी इसमें मतलब कुछ चीज़ें बोल रहे थे उस टाइम पे, वो क्यों बोल रहे थे, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, देन आप देख लो यहाँ पे कि नॉर्मेटिव फंडिंग की बात करें तो क्या होता है, इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है। मानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे क्या दिया, फंडिंग जो पैटर्न होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा। इसका मतलब ये होता है कि 40% जो फंड होता है, 60% जो फंड होता है आपका सेंट्रल देगा, और 40% जो आपका फंड होता है स्टेट देगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट में आपकी बात करें तो यही रेशियो हो जाता है 90:10।
10 का है। 90% होता है फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, केंद्र सरकार देती है, और 10% जो देती है हमारी राज्य सरकार देती है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की, यूटी की अगर हम बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे 100% जो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है। बस यही बात हमें याद रखना है। तो सेंट्रल स्टेट का रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, अलग अलग होता है सब में, यानी कि आपको याद रखना है 60 और 40 वाला याद रखना मेनली, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक महात्मा गांधी के बारे में दिया, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था 2005 में लाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था कि ये प्रोवाइड करता था बेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब डेली वेज में जो काम करते थे, और स्टेबलाइज करता था रूरल इनकम को, क्रिएटिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो लोग काम करते थे ना, ये जो वहाँ पे लेबर्स जो होते थे, जो वहाँ की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका प्लांटेशन हो गया, तालाब बनाना हो गया गाँव में, या कि आपका रोड बनाना, इन सब में काम करते थे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें इशूज थी, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या लाया गया आपका, बाद में आपका अभी लाया गया, जो प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया है, एसेंट दे दिया अपना बिल में, और ये लाया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार अज एंड आजीविका मिशन, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। बिल जो था 2025 में लाया गया था, और उसको जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये आपका क्या बन गया है, एक्ट बन चुका है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को, जो कि पहले आपकी मनरेगा के अंतर्गत आती थी, ठीक है। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। चांस पूरे हैं, क्योंकि नई योजना है, काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है एक, और ये जो मनरेगा को रिप्लेस किया, और रूरल मतलब कि गांव की लेवल की समस्या से रिलेटेड, उन लेबर से समस्या से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो हमारा जी यहाँ पे बताया जा रहा है आपका कि जो वीवी जी राम जी आपका एक्ट था 2025 में बन गया, एक्ट बन गया, ठीक है। जो कि कम्प्रहेंसिव स्टैट्यूटरी ओवरऑल द मनरेगा, जैसे कि मतलब कि मनरेगा था उसके जैसा ही था, लेकिन उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है, ओवरऑल कर दिया है, ठीक है ना। जो कि अलाइन करता है रूरल एम्प्लॉयमेंट विथ लॉन्ग टर्म विजन, जो है इसका विकसित भारत 2047 है, ये विजन के साथ काम करेगा। इसमें क्या होगा, एक तो आपका स्ट्रेंथन करेगा अकाउंटेबिलिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटकम्स एंड इनकम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करेगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपका जो ग्राम पंचायत होगा उसका रोल होता है इसकी अकाउंटेबिलिटी में, और दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आउटकम, यानी वहाँ पे जो गांव के लेवल में या मतलब उस क्षेत्र में जहाँ लेबर रहते हैं वहाँ पे लोग काम करेंगे, तो इंफ्रा डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और साथ में आपको इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक देख लीजिए, यहाँ पे विकसित भारत ग्रामीण मतलब जी राम जी जो आपका एक्ट है 2025 का, इसके बारे में कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो रिप्लेस करता है, देखो किसको, मनरेगा को। जब रिप्लेस कर दिया तो क्या मनरेगा वाला क्वेश्चन आएगा, कम चांस है आने की, नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा। दूसरा क्या करता है आपका, रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है, और जो कि अलाइन होता है विकसित भारत 2047 से अलाइन है। ये आपका सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। इसमें कितने दिन के लिए रोजगार मिलता है आपका, तो 125 दिन के लिए यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है हाउस होल्ड की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फोकस नेचर ऑफ द वर्क क्या है आपका, तो 4 प्रायोरिटी एरिया है इसके, 4 एरिया में है, जो कि वाटर सिक्योरिटी हो गया एक एरिया, यानी आपका तालाब बनाएगा, पॉन्ड वगैरह बनाएंगे ये लोग, ठीक है। या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है आपका रोड बनाना, या कोई बिल्डिंग बनाना ग्राम पंचायत की बनाना, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती है, रोड कंस्ट्रक्शन करना, ये सब आ जाएगा इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर भी जो आपकी जीवन निर्वाह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे लोग, और वहाँ पे इनको रोजगार मिलेगा, और साथ में क्लाइमेट रिजिलेंट चीज़ों में, जैसे कि आपका प्लांटेशन हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, रोड किनारे जो हम प्लांटेशन लगाते हैं तो हमारी क्लाइमेट रिजिलेंट में आ जाती है, तो ये सब में भी काम करेंगे। आगे हम इसको डिटेल में देख लेंगे शॉर्ट में, ठीक है। देन आगे देख लो यहाँ पे लोकल प्लानिंग विद द नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब कि जो प्लानिंग होती है आपकी नेशन के साथ इंटीग्रेट रहेगी, मतलब वहाँ पे उनका सिस्टम पूरा चलता रहेगा ऊपर से, ठीक है। तो नेशनल स्पेशल प्लेटफॉर्म एक बनाया जाएगा, जो कि वहाँ से आपका नेशनल से भी अलाइन करेगी। साथ में सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसमें आपका एक चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसको याद रख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो आपका जो है ना, जो जी राम जी है योजना, यहाँ पे एक जो बात लिखी गई है यहाँ पे कि जो ये जो वर्क है ना, जो आपको 125 दिन का काम देते हैं, कितने दिन का देते हैं यहाँ पे, 125 डेज का। 125 दिन का काम जो है ना, ये तो देंगे आपको, लेकिन वह टाइम, कैसा टाइम, जो आपका पीक टाइम होता है, किसके लिए, कोई भी क्रॉप को सोइंग के लिए यानी बुवाई के लिए, और हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। ये हार्वेस्टिंग और सोइंग के टाइम पे इनको ये जो रोजगार है यहाँ पे ये मनरेगा के थ्रू ये जो 125 दिन का ये नहीं दिया जाएगा, ताकि ये जो है ना, ये जो लोग हैं, जो ये लेबर्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि अनस्किल्ड लेबर है, क्या कर पाएंगे,
यहाँ पे जाके खेत में काम कर पाएँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर पाएँ, ताकि मतलब कि इनको क्राइसिस ना आए लेबर की। आप देखे होंगे गाँव में अक्सर लेबर की क्राइसिस आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कि ये लोग जो होते हैं, जो आपके मतलब कि वर्कर्स होते हैं, ये काम नहीं करते तो एग्रीकल्चर अफ़ेक्ट होता है। तो इसमें आपका ये दिया गया है कि जो आपका वर्क है 60 दिन के लिए रोक दिया जाएगा, पॉज़ कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। ये याद रखना। तो कितने दिन के लिए रोका जाएगा काम? 60 दिन के लिए रोका जाएगा। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। ये आपको पॉइंट आपको याद होना चाहिए बच्चों। ये 60 दिन आपको याद होने चाहिए, ठीक है? आगे देख लो आप, प्रिडिक्टेबल फंडिंग फ्रेमवर्क। इसकी जो फंडिंग फ्रेमवर्क होता है प्रॉपर प्रिडिक्टेबल होता है, जो कि नॉर्मेटिव फंडिंग होता है विद द प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है? ये नॉर्मेटिव फंडिंग क्या होता है, मैं इसके बारे में आगे हम लोग देख लेंगे। इसको देखो, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट। ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा एआई बेस्ड मॉनिटरिंग होती है, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मतलब प्रॉपर दिखेगा। रियल टाइम आपका डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे डैशबोर्ड लगाया जाएगा जिसमें आप मतलब कि देख सकते हैं कौन कितना काम कर सकता है, कर रहा है। साथ में मैंडेटरी सोशल ऑडिट भी होता है। सोशल ऑडिट मतलब होता है कि वहाँ पे आपके जो गाँव के लोग हैं वो 10 लोग मिलके और उसकी ऑडिटिंग करेंगे कि हाँ ये इतना काम किया, इसको इतने पैसे मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इसकी भी। साथ में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको ऑलरेडी बताया था। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपका केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं, जिसमें 60 और 40 का रेशियो रहता है सेंट्रल और स्टेट का। लेकिन जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें 100% जो फंड करती है आपकी, कौन करती है? नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है? बात क्लियर हो गई है। हमने पिछली बार एक योजना पढ़ी थी, और शायद वो योजना कौन सी थी हमने पढ़ी थी लास्ट बार, तो वो जो स्कीम थी आपकी उसमें आपका 100, ये आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, शायद उसमें मैंने उल्टा बोल दिया था, सेंट्रल सेक्टर में और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में, ठीक है? नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, तो ये जो आपका हिस्ट्री दिया हुआ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया पूरा कि पहले सबसे पहले क्या हुआ था 1960 में, फिर 1971 में क्या हुआ कि एक क्रैश स्कीम फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट चालू की गई। सबसे पहले 1960 में शुरू की गई थी, रूरल मैन पावर प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके बाद 1890 के बाद फिर क्या हुआ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चला, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चला, और इसके बाद जवाहर रोजगार योजना चली। इसको आप थोड़ा देख लेना, जवाहर रोजगार योजना को। बाकी हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है सारी चीज़, ठीक है? ये सारी चीज़ चलती थी, लेकिन अभी जो करंट में चल रही है वो इंपॉर्टेंट है। आप मनरेगा को जरूर ध्यान में दे लेना, लेकिन मनरेगा से भी क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ठीक है? तो इस तरह से आपका देखो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आपकी चालू की गई थी, फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योर्ड स्कीम एंड फूड वर्क, ये सब चीज़ें चली। महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो ये सब योजनाएं बंद हो चुकी हैं, इनफैक्ट मनरेगा भी बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल चीज़ है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो थी मनरेगा थी, यहाँ पे 100 डेज का आपको जॉब मिलता था। एम्प्लॉयमेंट मतलब देते थे, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट था, कितने दिन देना ही देना है, ठीक है? ईच ईयर, एंड रूरल हाउस होल्ड को देते थे, ठीक है? जो कि अनस्किल्ड मैनुअल लेबर जो होते हैं, मैनुअल वर्कर जो होते हैं उनके लिए था, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स के लिए था, ठीक है? यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो कि आधार सीडिंग एक्सपेंडेड शार्पली, आधार बेस्ड यहाँ पे पेमेंट सिस्टम भी था, ये सारी चीज़ें थी मनरेगा में। लेकिन बाद में क्या है आपका, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि जी राम जी ग्रामीण एक आपका आया, जो कि क्या किया यहाँ पे, एक्सपेंडिंग द सीलिंग फ्रॉम द 6 to 9% एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर सपोर्ट ऑफ द स्टाफिंग, रिम्यूनरेशन एंड ट्रे ट्रेनिंग एंड टेक्निकल कैपेसिटी, ठीक है? ये सब मतलब इन्होंने मतलब कि बिल्ड किया है, याद रखो आप पहले। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, एक मिनट। यहाँ पे देख लो, मनरेगा जो था 2005 में आया था। पॉवर्टी लेवल उस टाइम कितना था, 27% था 2011-12 में। बाद में देखोगे तो 5.3% हो गया 2022-23 में, मतलब कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनको रोजगार मिला मनरेगा के थ्रू। बाद में मनरेगा को रिप्लेस किया किससे, विकसित भारत जी राम जी से कर दिया है, ठीक है? देखो दोस्तों, बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही है ना, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं पीडीएफ के थ्रू जो देख रहा हूँ, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं आपकी पीआईबी से ही। लास्ट ईयर आप देख लेना, तो वहाँ पे उठाए गए थे क्वेश्चन। इसमें क्या होता है तुम्हारा, मॉडर्नाइजिंग द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इसके तहत क्या क्या हुआ, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी उसको मॉडर्नाइज किया गया है, जो महात्मा गांधी के नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत था। साथ में स्ट्रेंथनिंग की गई है अकाउंटेबिलिटी को, कि आप अकाउंटेबल होंगे, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको, मतलब वहाँ पे रियल टाइम में लोग देखेंगे। साथ में अलाइन करता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से विद द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस गोल के थ्रू, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, इसका क्या क्या फीचर्स था, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं,
कि यहाँ पे आपका 125 दिन का आपको जॉब मिलता है, जॉब यानी कि 125 दिन गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपको। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। अगर जॉब नहीं दिया जा रहा है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ता भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, बेरोजगारी भत्ता भी यहाँ पे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बेरोजगारी भत्ता। दूसरा 125 दिन की आपको यहाँ पे क्या मिलती है? जॉब मिलती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछने को देखा मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा था इस तरह का क्वेश्चन ही। नेक्स्ट आपका एनक्रोचिंग द एरिया एसेट क्रिएशन, ठीक है। तो इसमें जान लो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होता है लाइक विद द ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए सहयोग करेगा लॉन्ग टर्म में, ये इतना ही याद रखो यहाँ पे। साथ में आपका क्या है? अकाउंटेबिलिटी थ्रू द प्लानिंग टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी रहेगी आपकी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जवाबदेही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थ्रू द विकसित ग्रामीण पंचायत प्लान, जो आपके जो ग्राम पंचायत होते हैं वो लोग प्लान करेंगे कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। साथ में स्ट्रॉन्ग डिजिटल एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी यहाँ पे डेवलप किए जाने की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको याद रखना है एक चीज़, दो पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो 125 दिन का जॉब मिलता है, दूसरा आपको बेरोजगारी भत्ता यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है नीचे वही बात को घुमा फिरा के, ठीक है। 125 डेज का यहाँ पे जॉब मिलता है पर हाउस होल्ड, और साथ में क्या होता है फाइनेंशियल ईयर में ही, और एक इसके लिए अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए होता है। इसमें आप देखो बोथ फार्मर एंड लेबरर्स बेनिफिटेड, यानी यहाँ पे एक अच्छी बातें लिखी गई है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक बात और यहाँ पे क्या होता है, क्या लिखा? बोथ फार्मर एंड लेबर दोनों बेनिफिट होंगे। यानी ये कह रहा है कि 60 दिन के लिए लेबर्स को जो 25 दिन का जॉब मिलता है ना, यहाँ पे गारंटीड जॉब जो मिलती है, तो 25 दिन 125 दिन की जॉब तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 60 दिन का क्या होता है, आपको 16 डेज का आपको क्या होता है, छुट्टी मिल जाती है, फ्री कर देते हैं। कब? सोइंग के टाइम पे और हार्वेस्टिंग के टाइम में, ठीक है। ये मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे आप जो सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको छोड़ देंगे तो आप फार्मर्स के फील्ड में काम करेंगे लेबर्स, तो फार्मर भी यहाँ पे बेनिफिटेड हो रहा है, ठीक है। और जो डेली वेज मिलता है यहाँ पे कितना मिलता है? वीकली बेसिस में, इन द केस ऑफ केस इन एनी केस नॉट लेटर देन द फोर्थ नाइट। यानी ये कह रहा है कि आपको जो जो आपको यहाँ पे बेजेज मिलेंगे, बेज मतलब पैसा जो मिल जाएगा आपको, हर हफ्ते मिल जाएगा, हर 7 डेज में आपको पैसा मिल जाएगा। मैक्सिमम आपका 15 दिन के अंदर तो आपको पैसा देना ही है, एक फोर्टनाइट पखवाड़े के अंदर देना ही है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ इनको पैसा बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, पेनाल्टी के साथ आपको पैसा ज्यादा पे करेंगे फिर ये लोग, ठीक है, जो गवर्नमेंट पे करेगी कुल मिला के। यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज द इंटीग्रेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू द 4 प्रायोरिटी, ठीक है। 4 एरिया है जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। एक तो हो गया वाटर सिक्योरिटी थ्रू द वाटर रिलेटेड वर्क। वाटर रिलेटेड वर्क में आ गया पॉन्ड्स हो गया आपका, नल वगैरह आप देखते होंगे लगती है, नल वगैरह आपके लगते हैं, हर घर नल योजना चलती है आपकी। फिर आप देखोगे आपके गाँव में बड़ी सी टंकी बनती है, ठीक है। तो ये सब में भी मतलब ये वाटर से रिलेटेड काम करेंगे। दूसरा आपका कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीज़ें हैं, जैसे रोड बनना, रोड में नालियाँ बनना, या जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे भी इनको रोजगार मिलेगा। लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो जीवन से रिलेटेड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनमें भी आपका जैसे हॉस्पिटल्स हो गए आपके, ठीक है, स्कूल्स हो गई, ये सब भी आपको वहाँ पे भी ये काम मिल जाएगा, सरकारी स्कूल वगैरह में भी काम करने का मौका। साथ में स्पेशल वर्क टू मिटिगेट द एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो आपका वर्क है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको ऑलरेडी ऊपर बताया था, इसमें भी आपको काम मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं गांव में। इसका देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाटर रिलेटेड वर्क का मतलब क्या होता है, आपको बताया था ना, वाटर रिलेटेड वर्क एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है तुम्हारा, जैसे कैनाल बनना, चेक डैम बनना, रिजुमिनेशन ऑफ द पॉन्ड एंड एफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है तुम्हारा, रूरल हुड्स की बात करें तो क्या होता है तुम्हारा, फूड ग्रेन स्टोरेज की बात कर रहा है यहाँ पे। साथ में वर्क सेट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब वर्क सेट बनाना, मतलब जहाँ पे लोग काम कर पाए ऐसा कुछ जगह बनाना। और साथ में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सब भी यहाँ पे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, रूरल रोड आ जाएगी आपकी, ग्राम पंचायत के भवन आ जाएंगे, ग्राम पंचायत भवन हर गाँव में बनता है, आप देखे होंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर हो गए, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो कूड़ा करकट गांव का होता है वो कहाँ पे इकट्ठा होगा वो सब बनाएंगे, यहाँ पे को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। और एक साथ एक्सट्रीम वेदर के लिए क्या क्या हो सकता है, क्लाइमेट रिलेटेड क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए क्या क्या हो सकता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन एंड फ्लड, ठीक है,
फ्लड के लिए मतलब शेल्टर्स के लिए, मतलब जब साइक्लोन आएगा, फ्लड आएगा तो कहाँ रहोगे आप, ठीक है। एम्बैंकमेंट्स एंड फॉरेस्ट का डेवलप करना एंड फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आएगी। इसको आप एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देन आपका देखो यहाँ पे क्या है, विकसित भारत को किसके साथ लिंक करने की, ये क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि ग्राम पंचायत इसको देखते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वर्क है आपका प्रिपेयर्ड लोकली एंड स्पेशली इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिस्टम, जो कि पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति के बारे में जान लो थोड़ा, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे तो पीएम गति शक्ति में क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है पीएम गति शक्ति, यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ें चल रही है ना, अलग अलग मिनिस्ट्री को, अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। जैसे आप गांव में देखे होंगे कि आपके गांव में आपने देखा होगा कि एक बार रोड बनाई जाती है, फिर रोड को खोदा जाता है नाली बनाने के लिए, फिर कभी वाटर की पाइपलाइन डलती है यहाँ पे तो उसके लिए रोड को खोदा जाता है, कभी आपकी टेलीफोन की पाइपलाइन डलने लगती है तब खोदा जाता है, कभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइन या कुछ और डलता है तब खोदा जाता है ना, ऐसा आपने देखा होगा। तो पीएम गति शक्ति के माध्यम से क्या है यहाँ पे कि आप जब रोड बनाएंगे तो अलग अलग मिनिस्ट्री से ही क्या करेंगे, क्लियरेंस लेंगे और अलग अलग मिनिस्ट्री इसको अप्रूव करेगी कि यहाँ पे क्या क्या फ्यूचर में कर सकते हैं। तो उसी टाइम ही क्या करेगी, नाले भी बनवाएगी, उसी टाइम नीचे एक पाइपलाइन भी डाल देगी, उसी टाइम मतलब कि क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इंप्रूवमेंट जरूरत है तो उसको भी वायर वगैरह डाल देगी, टेलीफोन वाले अपनी टेलीफोन वायर भी यहाँ पे डाल देंगे। तो आपको बार बार क्या है कि खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोड को, और साथ में आपका जो आपका खर्चा आता है वो भी बचेगा यहाँ पे, यही बात कही जा रही है। यहाँ पे देख लो कंपेरिजन करके बताया गया है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 का था, और यहाँ पे आपका जी राम जी में, दोनों में अंतर बताया गया है। इसको आपको देख लेना है तो इससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है पर हाउस होल्ड में, यहाँ पे 125 दिन का मिलता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल एंड स्कैटर्ड कैटेगरीज है, यहाँ पे कहीं पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे 4 जो है क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटी एरिया है, ठीक है। यहाँ 4 ही डिफाइंड एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है, कहीं पे भी आप काम कर सकते थे यहाँ पे अभी तक, ठीक है। तो 4 एरिया कौन कौन से थे आपके, वाटर के वाला एरिया है, वाटर सिक्योरिटी को आपको सिक्योर करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, लाइवलीहुड के लिए है, और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए है। यहाँ पे पहले क्या होती थी, सेंट्रल पूरी तरह फंड करती थी, यही इसी में डिबेट हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या था, सेंट्रल पूरी तरह से फंड करती थी 100%, यानी क्या थी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी पहले, जो आपकी कौन सी थी, मनरेगा थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेट कास्ट शेयरिंग है, यहाँ पे स्टेट भी इंक्लूड हो गया है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे फंसाया जा सकता है। तो क्या है, 60-40 का रेशियो रहता है, आपको बता दिया था पहले भी कि 60% करता है सेंट्रल, 40% करता है स्टेट। और अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं, पहाड़ी वाले एरिया होते हैं, हिली स्टेट होते हैं, यहाँ पे आपका 90-100 90:10 है, ठीक है। और अगर आपका यूटी की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 100% सेंट्रल करती है, बस खत्म बात। यहाँ पे देखो क्या होता है तुम्हारा, नो एक्सप्लिसिट स्टेचुटरी पॉज विंडो, यहाँ मतलब कि तुम कभी भी, मतलब कि यहाँ पे काम आप कभी भी करते रहते थे, ठीक है ना, मनरेगा में। यहाँ पे अब कभी भी काम रोकने की जरूरत नहीं होती थी। और लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका सीधा सीधा यहाँ पे कहा गया है कि 60 दिन के लिए आपका काम क्या होगा, रोक दिया जाएगा। कब, जब आपको एग्रीकल्चर का काम आता है, खासकर सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम में, ठीक है। यानी काम उस टाइम पे आपको नहीं दिया जाएगा सोइंग और हार्वेस्टिंग, ताकि आपके जो लेबर्स हैं ये कहाँ काम कर पाए, खेत में जाके काम कर पाएँ और एग्रीकल्चर में हाथ बढ़ा पाएँ फार्मर्स का। इसका देखो डिमांड बेस्ड फंडिंग होती है यहाँ पे, विथ अनप्रिडिक्टेबल एलोकेशन, कोई डिमांड बेस्ड फंडिंग, और मतलब जो जितना डिमांड करेगा उसके हिसाब से उस स्टेट को फंड कर देते थे लोग। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मेटिव फंडिंग होती है, यानी इसका मतलब ये होता है कि इंश्योर द प्रिडिक्टेबल बजटिंग व्हाइल प्रोटेक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट्स गारंटी, ठीक है। इसका मतलब ये है आपका कि नॉर्मेटिव फंडिंग जब करेगा, आपको आगे बताएंगे क्या होता है, तो इससे क्या होगा कि आपकी बजट पहले से ही आपको दे दिया जाएगा, एक प्रिडिक्टेबल बजट, कि इतना आपका बजट है, इतना आप ये काम कर सकते हैं। साथ में प्रोटेक्ट करता है आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी को, सिंपल चीज़ है। इसका बाद देख लो यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है प्लानिंग करता है, ग्राम पंचायत प्लानिंग इज सेंट्रल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा कि जो ग्राम पंचायत प्लानिंग होती थी ये सेंट्रलाइज्ड होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्जेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, दोनों ही मतलब मिलकर करते हैं। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं दो, तीन चार पॉइंट। एक तो ऊपर 125 दिन का है, ये एरिया देख लेना कौन कौन से एरिया है। इसके बाद आपको देखना है कि इतना स्टेट भी फंड कर रहा है और सेंट्रल भी फंड कर रहा है, दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन करता था, सेंट्रल करता था। इसमें 60 डेज की आपको क्या मिलती है, मतलब कि रिलैक्स मिल जाता है काम से, एग्जम्पशन मिल जाता है, ताकि ये फार्मर्स खेत में काम कर पाए पीक सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बता दिया वही लिखी गई है, ठीक है। कि इसमें बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो योजना है, शिफ्ट फ्रॉम द सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम,
फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे इसी में बवाल हुआ था वहाँ पे, ठीक है। 100% क्योंकि फंड करता था पहले सेंटर, लेकिन अब क्या है 60% सेंटर करेगा, 40% आपको स्टेट को लगाना पड़ेगा, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इनहेरेंटली लोकल नेचर ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट को एंड एसेट क्रिएशन को, ठीक है। मतलब गांव के लोग काम करेंगे, एसेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ लिखी गई जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया। स्टेट यहाँ पे दोनों ही शेयर करेंगे कास्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और एलोकेट होगा फ्रेमवर्क क्रिएटिंग स्ट्रॉन्गर इंसेंटिव फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रिवेंटिंग द मिसयूज। यही सब बताया जा रहा है, ठीक। इतना काम का नहीं है हमारे, ऑलरेडी आपने समझ लिया, मतलब काम का तो है पर आपने समझ लिया इसको। यहाँ पे देख लो, जो प्लानिंग इज द ग्राउंडेड इन द रीजनल रियलिटीज थ्रू द ग्राम पंचायत प्लान। जो ग्राम पंचायत प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लानिंग होगी, क्या काम आपको करना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, एट द सेम टाइम सेंट्रल कंटिन्यू टू सेट स्टैंडर्ड। सेंटर जो है स्टैंडर्ड अपना कंटिन्यूली सेट करता रहेगा। यही बात लिखी गई है। कितना फंडिंग होता है, 60-40 होता है, जो हमने ऑलरेडी बताया। 19-10 होता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, हिमालय के लिए, 100% होता है यूटी के लिए, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। यही बात यहाँ टेबल के माध्यम से दी गई है, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके बेनिफिट्स दिए गए हैं। रूरल इकोनॉमिक क्या क्या बेनिफिट होगा, अगर हम जी राम जी को लागू करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको ऑलरेडी बता दिया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, क्लाइमेट रिजिलेंट स्ट्रक्चर बनेगा आपका, जो डिस्ट्रेस माइग्रे रिड्यूस द डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो गांव से लोग शहर को भाग के तो नहीं जाएंगे, ठीक है। डिजिटल सिस्टम इंप्रूव होगा तो इससे पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी आएगी, इफिशियंसी आएगी, और डिजिटली आपका मॉनिटरिंग भी की जा रही है यहाँ पे। हायर हाउस होल्ड इनकम, मतलब कि आपके घर की इनकम बढ़ेगी, जो लोग काम कर रहे होंगे यहाँ पे। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, साथ में आपका क्या होगा कि इनकम का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका स्ट्रांग फोकस ऑन द वाटर सिक्योरिटी थ्रू द प्योरिटाइज वाटर, वही बात को यहाँ पे लिखा गया है। फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा, इसको देख लो आप यहाँ पे। तो फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, एश्योर्ड लेबर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मतलब आपको लेबर मिल जाएंगे, क्योंकि 60 दिन के लिए यहाँ पे क्या होता है, काम को रोक दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रिवेंशन होता है फॉर द आर्टिफिशियल वेज इन्फ्लेशन इन द एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा कि बेज जो बढ़ जाता है ना एग्रीकल्चर में, क्योंकि इनको दूसरी जगह काम मिलता है। अब काम जब वहाँ नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चर में लोग वही उतने ही बेज में काम कर लेंगे। इरिगेशन और हमारी ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपका यहाँ पे इस तरह से आपको वाटर स्ट्रक्चर बनाने की बात कही जा रही है। बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये सब चीज़ लिखी गई है। क्लाइमेट में फोकस किया जा रहा है, तो क्लाइमेट रिलेटेड आपका मतलब बेनिफिट भी मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को। यहाँ पे आपकी मेन बात यही है कि आपको 125 दिन का यहाँ पे रोजगार मिलता है। बाकी यही बात आपकी जो हमने यहाँ टेबल में बताया यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ये जो आपका 15 दिन का लिखा गया है यहाँ पे, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर वर्क नॉट प्रोवाइडेड, अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको क्या देंगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यहाँ पे देगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई है। एंड बिकम पेएबल आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद आपको यह अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा विद द लाइबिलिटी रेस्टिंग ऑन द स्टेट। यानी ये जो लाइबिलिटी है किसके पास जाएगी, स्टेट के पास जाएगी, जो आपके राज्य सरकार है उसके पास जाएगी। बात क्लियर हो गई कि नहीं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे वर्क इज नॉट प्रो, अगर आपको काम नहीं दिया जाएगा तो आपको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा, ठीक है। एंड बिकम पेबल आफ्टर 15 दिन, मतलब 15 दिन के बाद आपको यहाँ पे पैसा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। या वही आपके बेनिफिट्स क्या होंगे लेबर्स को, वही लिखा गया। तो आपको 125 दिन का जॉब क्रिएट होगा, मतलब कि ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटल वेज पेमेंट होगी आपकी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, और विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। यही सब आपकी बात दी गई है जो आप खुद ही जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, सेंट्रल एंड स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल बनाई जाएगी एक, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट ग्रामीण रोजगार काउंसिल बनाई जाएगी, जो कि पॉलिसी के लिए गाइड करेगी, रिव्यू करेगी इंप्लीमेंटेशन को, अंडरस्टैंड करेगी आपकी अकाउंटेबिलिटी को। नेशनल स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, जो कि आपका क्या करेगी, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, साथ में आपका कन्वर्जेंस एंड परफॉर्मेंस रिव्यू यहाँ पे होगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ग्राम पंचायत लेवल में रहते हैं, वही ग्राम पंचायत को ही बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और वर्क वगैरह प्रोवाइड करेंगे, कास्ट वगैरह की भी टर्म यहाँ पे रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोग्राम ऑफिसर होता है, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, प्रोग्राम ऑफिसर, और जो कि ऑडिट करेगा, प्लानिंग करेगा, कंप्लेंस करेगा, पेमेंट करेगा, और सोशल ऑडिट भी यहाँ पे करवाएगा। ग्राम सभा क्या होती है, स्टैंडर्ड रोल इन द कंडक्टिंग द सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट कौन करता है, ग्राम सभा करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि इसमें जी राम जी में सोशल ऑडिट कौन करता है, ग्राम सभा करेगा, और इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी टू द एक्सेस ऑल रिकॉर्ड। यहाँ पे सारे रिकॉर्ड बनाएगा अपने, और ट्रांसपेरेंसी इन सबको दिखाएगा, मतलब दिखा सकता है, ठीक है। इसका देखो टेक्नोलॉजी क्या क्या डेवलप हुई है बताया गया है।
तो यहाँ पे पहली बात तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, बायोमेट्रिक काम करेगी यहाँ पे, अटेंडेंस भी आपकी बायोमेट्रिक से होगी यहाँ पे, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा आपका, यानी आप काम कर रहे हैं कि नहीं, जीपीएस से आपका मतलब कि कनेक्ट हो जाएगा और जीपीएस से आपकी लोकेशन चली जाएगी वहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा प्लानिंग में, ऑडिट में एंड फ्रेमवर्क में। साथ में आपका जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जो कि जियो रेफरेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी और साथ में आपका डिजिटल मॉनिटरिंग वगैरह, डिजिटल मैपिंग वगैरह भी यहाँ पे यूज होगी कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे आपका डैम बन रहा है। इसका बाद प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्कोर्स और साथ में स्ट्रेंथनिंग द सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा, मतलब गांव के जो लोग होंगे वो मिलकर आपकी सोशल ऑडिटिंग करेंगे। ठीक है, यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सेंट्रल एंड स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनती है, ये करती है आपकी, सपोर्ट करेगी, और जीपीएस एंड मोबाइल बेस्ड मॉनिटरिंग फॉर द वर्क, जो कि रियल टाइम आपका मॉनिटरिंग होगा, मोबाइल बेस्ड आपकी मॉनिटरिंग होगी, और रियल टाइम ईएमआईएस डैशबोर्ड भी आपके मतलब जो है वो आपकी वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर करते हैं, आप काम कितना किए हैं, कितना आपका पैसा हुआ है, सारी चीजें वंस इन एवरी 6 मंथ, एक बार आपके 6 महीने में करेंगे। ठीक है, एंड ऑडिट इज क्या बोल रहा है, सोशल ऑडिट आपको जो मैंडेट होता है आपका यहाँ पे एक बार होता है 6 महीने में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। सोशल ऑडिट कितने दिन में करते हैं यहाँ पे? सोशल ऑडिट वंस इन एवरी 6 मंथ। ठीक है, रीइंफोर्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ट्रस्ट, ताकि आपका जो कम्युनिटी है उसका ट्रस्ट बना रहे कि हाँ ठीक काम चल रहा है। तो याद रखना कि मतलब कि एक बार करते हैं 6 महीने में। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो समझ लो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जी राम जी में कितना होता है, 125 डेज का जॉब मिलता है। ठीक है, 16 डेज क्या होता है आपका रेस्ट पीरियड होता है, जो कि आपका एग्रीकल्चर के लिए लोग क्या करेंगे, काम करेंगे सोइंग के लिए, सोइंग टाइम में और हार्वेस्टिंग टाइम में। ठीक है, ये फ्री रहेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, और कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट, इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है जॉब की। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, और इसमें और इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें नहीं है। आपका एक जो बना है 2025 में बना है, ये आपको डेट याद रखना, इसकी सन याद रखना, मतलब बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और सेंट्रल और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी सेंट्रल सेक्टर नहीं है बल्कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसमें क्या होता है, 60-40 का रेशियो होता है, बाकी 90-10 का होता है, 100% होता है आपका यूटी में। ठीक है, 90-10 होता है नॉर्थ ईस्ट में, होता है जनरली। यही आपका बेसिक इंपॉर्टेंट है। 4 इसके कंपोनेंट एरिया है। ठीक है, तो होता है वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, रूरल लाइवलीहुड, एक होता है क्लाइमेट चेंज, एक होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 4 एरिया में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है शायद, एक मिनट इसको देख लो आप। को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, पॉइंट जो मैं बता दिया आपको। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन आपका, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना चाहिए, इस तरह शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, तो सो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसी पीडीएफ में आगे। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चनरीज हैं इसी ये आपके उसी में ही आए थे, 11 मई को पीआईबी में ही आए थे। तो इसको आप एक बार स्क्रॉल कर लेना, ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात याद रखना कि इम्प्लीमेंट जो हुई है योजना आपकी कब हुई है दोस्तों? 1/7/2026 से इफेक्ट में आ गई है। 1/7/2026 मतलब इसी महीने के 1 तारीख से आपकी इम्प्लीमेंट हुई है वाली योजना आपकी। और एक्ट कब बना है? 2025 में बना है। जी राम जी यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे एक नई चीज़ है जो कि इस पीडीएफ में स्पेशल है, बाकी सेम बातें आपकी रिपीट की गई हैं जो आपको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा पॉइंट दोस्तों। हमारा जो मिशन चल रहा है खेत बचाओ अभियान, यहाँ पे देख लो आप, खेत बचाओ अभियान हमारा चालू किया है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये योजना हमारा है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा चालू किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने चालू किया है, जो मंत्री हैं अभी, खेत बचाओ अभियान। तो इसके बारे में देख लो। जो नेशन वाइड हमारा खेत बचाओ अभियान चल रहा है वो स्टार्ट किया गया था रायसेन विलेज से किया गया था। रामा सिया विलेज है, रामा सिया विलेज है, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, इतना याद रखना है एक तो। यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? प्रमोशन ऑफ द बैलेंस फर्टिलाइजर यूज, सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये 4-5 चीजें याद रखना है।
एक तो क्या है, आपको बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, यानी कि अगर आप एनपीके यूज़ कर रहे हो तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको यहाँ पे डालना चाहिए। साथ में सॉइल टेस्टिंग आप कराओ, उसके बेस में आप न्यूट्रिएंट दो। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ ताकि आपको आइडिया रहे कि हमारे खेत में कितना न्यूट्रिएंट दिया है आपने। नेचुरल फार्मिंग करो कम से कम ताकि आपका खाद की बचत हो पाए। वाटर कंजर्वेशन करो ताकि हमारा सही अच्छी खेती हो पाए, और साथ में साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को आपको यहाँ बढ़ावा देना की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह। ये आपका मतलब कि जो कंट्री में आया था, कब से आया था? 1 जून से 30 जून तक चला है। कब चला है? 1 जून से लेकर 30 जून तक यह चला है आपका, जो कि इन्होंने कहा कि अर्थ इज आवर मदर एंड प्रोटेक्टिंग इट्स हेल्थ, इसकी हेल्थ को हमें ध्यान देना चाहिए इन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्थ जो कि अपनी माता है, अपनी मदर के रूप में है, और इसका हमें ध्यान देना चाहिए, यही बात इन्होंने कहा है। इन्होंने क्या कहा है वहाँ पे, मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल रिड्यूस करना है। क्या कहता है? रिड्यूस होता है सॉइल फर्टिलिटी को। अगर मान लो सपोज दैट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हो तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। वो कैसे होती है समझ लो थोड़ा यहाँ पे। मान लो ये प्लांट है कोई एक, ठीक है? ये प्लांट है, आपने इसमें क्या डाला? प्राइमरी न्यूट्रिएंट डाला, एनपीके डाल दिया आपने इसमें। इसकी ग्रोथ और होगी नाइट्रोजन डालने से, आपने नाइट्रोजन दिया, इसकी ग्रोथ और होगी और होगी और होगी ग्रोथ। इसके बाद ये क्या करेगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है आपके, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या करेगा? मिट्टी से लेगा, आयरन को लेगा, मैंगनीज को लेगा, कॉपर को लेगा, जिंक को लेगा। अब आपने क्या किया? माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो इसमें क्या हुआ? डाला नहीं आपने, माइक्रो आपने क्या किया? डाला नहीं आपने यहाँ पे, यही अगली बार भी डाला, इसको हार्वेस्ट कर लिया आपने, रेसिड्यू को आपने मैनेज नहीं किया, रेसिड्यू आपने इसमें पलटा नहीं जमीन में दोबारा से, तो ये क्या हुआ कि आपके लगातार जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कम होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, और इससे आपका क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी आपकी कम हो जाती है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब क्या हो रहा है आपका, एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी, डिस्ट्रॉय बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रेजेंस, जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, इनको भी खत्म कर देता है केमिकल डाल बार बार डालोगे बहुत ज़्यादा, और डायरेक्टली अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एंड इंक्रीज करता है कल्टीवेशन कास्ट को, क्योंकि फर्टिलाइजर ज़्यादा डालना पड़ेगा। यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बस थोड़ा और देख लो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा। इन्होंने क्या क्या चीज़ें किया कि मतलब कृषि विज्ञान केंद्र जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टीम्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या करेंगे? विजिट करेंगे विलेज में अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जो साइंटिस्ट वगैरह हैं या पूरे कंट्री में विजिट करेंगे, जाएंगे, अवेयरनेस आपका वहाँ पे फैलाएंगे लोगों को, फार्मर्स को, कि आपको कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। साथ में एजुकेट करेंगे फार्मर को अबाउट द सॉइल टेस्टिंग के लिए, बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए। बैलेंस न्यूट्रिएंट मतलब कि माइक्रो के साथ साथ, मतलब मैक्रो के साथ साथ, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डालो। नेचुरल फार्मिंग के लिए बढ़ावा देंगे। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है कि जो हम कोई भी इनपुट को खेत के मतलब बाहर से लाकर नहीं डालते, बल्कि वहीं पे खेत में ही मैनेज करते हैं, रेसिड्यू वगैरह और सारी चीज़ें, ठीक है? वाफ्सा हो गया आपका, अच्छे दाना हो गया जो कि ड्रिप इरिगेशन देते हैं, वाफ्सा हो गया आपका, और अच्छे दाना मतलब होता है मल्चिंग, ठीक है? वाफ्सा मतलब होता है ड्रिप इरिगेशन, ये सब याद रखना। एंड मॉडर्न सोइंग टेक्निक को बढ़ावा देते हैं, वाटर कंजर्वेशन को देते हैं, एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, इसके बारे में इन्होंने फार्मर को बताना है, ठीक है? एवरी फार्मर मस्ट हैव द सॉइल हेल्थ कार्ड फॉर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैन बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द लैंड। ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो एवरी फार्मर, जो भी फार्मर्स हमारे, उनके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनने की बात कर रहा है, और साथ में जो फार्मर्स हैं उनको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही डालें, ताकि रिड्यूस हो पाए कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, इन्हांस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए और हेल्प हो पाए मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो पाए। फर्टिलाइजर टू द फार्मर एट द सब्सिडाइज रेट, जो फर्टिलाइजर है आपका फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट में मिलना चाहिए, एंड इट शुड इनकरेज एक्सेसिव यूज, ठीक है? नॉट इनकरेज द एक्सेसिव यूज, मतलब एक्सेसिव यूज को इनकरेज नहीं करता, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, साथ में डिपेंड करता है जुडिशियल एंड बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर को, यही इंपॉर्टेंट है बस। यहाँ पे देख लो स्पेशल फील्ड डेमोस्ट्रेशन होगा, बाद में यहाँ पे यूज इम्प्रूव्ड सीड, इम्प्रूव्ड अच्छे वैरायटी की सीड का यूज किया जाएगा, साइंटिफिक सोइंग मेथड का यूज किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, जैसे लेजर लेबर हो गया, वाटर एफिशिएंट फार्मिंग हो गई, प्रैक्टिसेस, इन सबका यूज किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र और अलग एक्सपर्ट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं आईसीआर, वो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो कि जाके गाँव-गाँव में बताएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, उसका भी कैंपेन चलाया गया, जिसमें कि क्या होता है आपका, वुमेन वुड बी कनेक्टेड टू द एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब उनको जॉब मिलेगी महिलाओं को, मिले ऐसी बातें वहाँ पे करना है, एंड इनकम जनरेशन की एक्टिविटीज होना है, साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब ये जो वुमेन आपका वुमेन एम्पावरमेंट मिशन है उसकी बात कर रहा है, एंड आल्सो प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द start small enterprises so that they can become the self reliance and contribute to increasing the household income। ये मतलब कि ये वाला मैटर की बात कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी इन्होंने की है, यूनियन मिनिस्टर ने। लेकिन आपको याद रखना, खेत बचाओ अभियान कब से कब तक चला था?
1 जून से लेके 30 जून तक चला है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या-क्या बातें हुई ये भी आपने समझ लिया। ये बात याद रख लो कि रामासिया विलेज है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, वहाँ से स्टार्ट किया गया है। साइंटिफिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अब एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। किसकी प्लेलिस्ट है? आपका जो टीए का सिलेबस है पूरा, उसको मैंने डिकोड कर रखा है सिलेबस को, ठीक है? उस सिलेबस की जो आपके 8 से 10 वीडियो है ना, उनको आप ज़रूर देख लेना। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। अदरवाइज़ आप इस टाइम पे कुछ भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।